और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी इट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। यानी किसी क्लोज सिस्टम में जितना पहले इनिशियल एनर्जी था, फाइनल एनर्जी भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। ओके, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ भी वही है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के यदि बराबर हो गया तो वैसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे? मोमेंटम कंजर्व हो गया। जैसे एनर्जी कंजर्व हो गया, कंजर्व होने का मतलब अभी जितना है बाद में भी उतना ही रहेगा। ओके, सो द नेट इनिशियल मोमेंटम इफ इट इज इक्वल टू नेट फाइनल मोमेंटम एट एनी नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं हम? वैसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। सो थोड़ा समझने के लिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको। क्या बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, ध्यान से समझिए। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम टर्म है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ओके, थोड़ा समझते हैं क्या है, कब ये हम अप्लाई करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। यदि मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम आप देख रहे हैं जहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट, इंटरनल नहीं बालक, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ में जो फोर्स आप पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स टर्म इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल फोर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कब एक फोर्स को एक्सटर्नल बोलते हैं और कब एक फोर्स को इंटरनल बोलते हैं। हमने बताया था जो फोर्स लगा रहा है वो यदि सिस्टम का पार्ट है देन द फोर्स इज व्हाट? इंटरनल। और जो फोर्स लगा रहा है वो यदि सिस्टम का पार्ट नहीं है देन द फोर्स इज अ एक्सटर्नल फोर्स। तो यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया सिस्टम पे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? देन तो क्या हो जाएगा? न्यूटन ने क्या बताया था? फोर्स किसके बराबर होता है? dp बाई dt। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यदि dp बाई dt, सो फोर्स 0 हो गया और फोर्स किसके बराबर होता है? dp बाई dt के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? dp बाई dt 0 हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको नेट फोर्स का फार्मूला क्या पता है? एफ नेट न्यूटन्स लॉ से क्या पता है? dp बाई dt। बट याद रखेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, इसका मतलब ये यदि 0 हो गया यानी dp बाई dt 0 हो गया। अब आपको कहानी पता है कि किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन किसका है? p का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज 0। इसका मतलब p जरूर एक कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। यानी p टाइम के साथ कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ से ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज व्हाट? p मस्ट बी अ कांस्टेंट पैरामीटर। p कांस्टेंट है, और p कांस्टेंट है मतलब जितना अभी है बाद में भी उतना ही होने वाला है। जितना अभी है बाद में उतना होने वाला है। इसका मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या? इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये सिचुएशन आ गया। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसी को बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कौन सा मोमेंटम? लिनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिए। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है? If the net force or the net external force on a system is 0, if the net external force in a system is 0, तो क्या होगा? Then
द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम। अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या हो, जीरो। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज नॉन एज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको यदि स्टेटमेंट लिखना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज नॉन एज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। बहुत जगह पे इसका यूज़ है, ठीक है, एक एक करके इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बट इतना ही बताता है कि सिस्टम में यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दीजिए। ओके, तो इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का, एक एक करके देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। पहला जो एप्लीकेशन है इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है बालक, फिर से वही AK-47, ये गन है। कौन सा गन है, AK-47। ओके, ये गन है और गन का मास AK-47 है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा हो गया AK-47, ये है। ओके, दिस इज अ गन। अब ऐसा नहीं होता है, कंसिडर करो। ओके, दिस इज AK-47। अच्छा, मास ऑफ द गन इज सपोज कैपिटल M, यानी गन का केवल मास है कितना, कैपिटल M। इसके अंदर एक बुलेट है, ये बुलेट का मास है स्मॉल m। ओके, गन का मास कितना है, कैपिटल M, बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m। सो दिस इज द इनिशियल सिनेरियो, ये इनिशियल अभी सिचुएशन है, इनिशियल। ओके, इनिशियल। अब क्या हुआ, बुलेट को फायर करो, तो बुलेट फायर करने के बाद बुलेट आ गया बाहर, ये गन है, अरे सेम गन है, डरो मत, मास कितना है, m। बुलेट अब आगे जा रहा है, दिस इज द बुलेट, इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी स्मॉल v। ओके, स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जैसे ही हम बुलेट को फायर करेंगे, बुलेट तो आगे जाएगा, साथ ही साथ गन भी कुछ मोमेंट के लिए पीछे जाएगा, कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है कैपिटल v। इसी कैपिटल v वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। दिस कैपिटल v वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। What is capital M? Capital M is the mass of the gun. What is small m? Mass of the bullet. What is small v? Velocity of the bullet. What is capital V? Recoil velocity of gun. Recoil velocity मतलब पीछे आएगा गन। ओके, बुलेट आगे जाएगा और गन किधर आएगा, पीछे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि मास दिया है बुलेट का, गन का, वेलोसिटी दिया है बुलेट का, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू सिनेरियो, वन इज़ द इनिशियल एंड सेकंड इज़ द फाइनल। हमने यहाँ पे बुलेट को फायर करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया है, वो ट्रिगर को जस्ट दबाया है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। यानी बेसिकली बुलेट का जो फायरिंग हुआ वो एक्सप्लोजन के वजह से होता है और एक्सप्लोजन में जो फोर्स लगता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये इंटरनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट का इंटरनल फोर्स है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल वाई द नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिचुएशन इज जीरो। तो यहाँ से यदि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किए बाय कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली तो बुलेट एज वेल एज गन दोनों किधर था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में होने की वजह से दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। मास तो है बट वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज ऑल्सो जीरो। अच्छा, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट का कितना मास है, बुलेट का मास है m और वेलोसिटी कितना है बुलेट का v, इधर की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके,
तो मास इनटू वेलोसिटी दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा, तो प्लस इसका मास कितना है, मास ऑफ द गन इज कैपिटल M और वेलोसिटी पीछे है तो v नहीं लेके हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस कैपिटल V, वेयर कैपिटल V इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन और हमको यही फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इधर आके क्या बन गया प्लस, तो कैपिटल M कैपिटल V दैट इज स्मॉल m स्मॉल v। तो यहाँ से कैपिटल V इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल m स्मॉल v बाई कैपिटल M और ये निकल गया फार्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। दिस इज द फार्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको टफ बनाने के लिए आपको कई बार एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी ये फॉर्म दे देगा। ओके, व्हाट इज मजल वेलोसिटी? मजल वेलोसिटी क्या है, बेसिकली गन का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पोर्शन ऑफ द गन इज नोन एज बैरल ऑफ द गन और गन का ये जो आगे वाला फ्रंट पोर्शन है, दिस फ्रंट पोर्शन इज नोन एज मजल। इसी का नाम क्या है, जिसका नाम है मजल। ओके, तो मजल वेलोसिटी का मतलब है कि इस पे यदि कोई ऑब्जर्वर बैठ गया, ध्यान सुनो, बैठना पॉसिबल नहीं है, उधर कौन जाके बैठेगा, बट यदि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, ओके, सो इफ एनी ऑब्जर्वर इज ऑन द मजल पोर्शन ऑफ द गन एंड ही इज ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी क्या, v, तो उसको वेलोसिटी कितना दिखाई देगा एक्चुअली में, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। बाहर से नहीं देख रहे हैं, सिस्टम के अंदर जाके देख रहे हैं। ओके, यानी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट किस पे बैठ के देख रहे हैं, मजल पे बैठ के देख रहे हैं। ओके, यानी इफ द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू द मजल, या फिर मजल किससे अटैच है, गन से, तो गन पे बैठ के या गन के रेस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी देखें किसका, बुलेट का, इन दैट सिनेरियो द वेलोसिटी इज नोन एज मजल वेलोसिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मजल वेलोसिटी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट की वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, गन के रेस्पेक्ट में बुलेट की जो वेलोसिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, मजल वेलोसिटी। कैसे लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ क्या, बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। ओके, दिस वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन इज नोन एज मजल वेलोसिटी। अच्छा, थोड़ा इसको फार्मूले के टर्म में लिखते हैं, तो मजल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेक्टर साइन दे दो। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, इसका केवल यदि मैग्नीट्यूड लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए, वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, ओके, दैट इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज व्हाट, मजल वेलोसिटी। ओके, तो क्वेश्चन में कहीं मजल वेलोसिटी दिया है तो उसका टर्म है ये रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, बुलेट की वेलोसिटी कितना है बालक, बुलेट की वेलोसिटी है स्मॉल v और प्लस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए लिख रहे हैं स्मॉल v, प्लस डायरेक्शन में इसलिए आई कैप, माइनस गन की वेलोसिटी कितना है, गन की वेलोसिटी पीछे है, कितना है, कैपिटल V, तो कैपिटल V और पीछे है इसलिए माइनस आई कैप। क्लियर है क्या, टोटल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इन वेक्टर फॉर्म, कॉमन ले लो I, तो क्या हो जाएगा V प्लस कैपिटल V, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज इनटू आई कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया मजल वेलोसिटी का फार्मूला। तो एक्चुअल में यदि मजल वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में फार्मूला लिखना है तो मैग्नीट्यूड कितना है, ये स्मॉल v प्लस कैपिटल V, सो मजल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, कहीं भी क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज इक्वल टू मजल वेलोसिटी। तो आपको दो इक्वेशन बेसिकली याद रखने हैं, एक रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन, दूसरा क्या होता है मजल वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या, गन, ये ऐड कर देंगे मजल वेलोसिटी आ जाए। ओके।